सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे निमसेट 2018 मतलब NIT 2018 पेपर का एक्चुअल एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में जाएंगे कि किस तरह से हमारे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ कि एक पेपर को आप कैसे एनालिसिस करो। क्योंकि यार अब मेरा ऐसा हो रहा है डेली रूटीन में कि मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हो रही है। अप्रॉक्स मैं दिन में 50-60 बच्चों से बात करता हूँ, टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो ऐसा हो रहा है कि बच्चों के कॉमन जो डाउट्स आ रहे हैं तो मैं उनके ऊपर वर्क कर रहा हूँ और उनके ऊपर वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि भैया हमारे को कौन सी मॉक सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो यार मेरा सबसे पहला उनसे यही क्वेश्चन होता है कि मॉक सीरीज ज्वाइन करने से पहले तुम लोग मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास NIT के जितने पेपर हैं, क्या तुमने वो NIT के सारे पेपर सॉल्व कर लिए हैं। तो 90% बच्चे मेरे को बोलते हैं नहीं भैया, हमने NIT के भी पेपर्स नहीं करे हैं, हमने थोड़ा बहुत देखा था, प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से नहीं करे हैं। तो मेरा उनको ये सजेशन है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स 2007 से लेके 2019 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर उठा लो। अगर आपको नए पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है तो 2013 से लेके 2020 तक के प्रीवियस ईयर उठा लो और पहले उनको सॉल्व करो। उसके बाद मुझसे पूछना कि आप कौन सी मॉक सीरीज ज्वाइन करो। और वैसे भी हम आपके लिए बहुत कुछ चीजें प्लान कर रखी हैं, बहुत कुछ आ रहा है। वेक्टर्स के नोट्स आए थे, वेक्टर्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, वो 15 क्वेश्चन जिन्होंने करे तो सारे बच्चों का सजेशन था और फीडबैक ये था कि भैया वो क्वेश्चन ऐसे थे कि पूरा टॉपिक हमारा वेक्टर का रिवाइज हो गया। तो इसी के साथ यार जितने भी बच्चों को लगता है कि कौन से मॉक सीरीज करें या वो करें, सबसे पहले वो NIT के एक्चुअल पेपर सॉल्व करो और उसके बाद जो हम आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, उनको प्रैक्टिस करो तो आपको एक इंप्रूवमेंट खुद में दिखेगी। सेकंड जो मोस्ट कॉमन डाउट था बच्चों को यार, वो ये था कि भैया हमारा जो स्कोर हो रहा है वो लिमिट हो जा रहा है, क्या कहते हैं 250 से 350 की रेंज के अंदर। तो 250 से 350 रेंज के अंदर जिन बच्चों का स्कोर लिमिट हो रहा है उनको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए भी बहुत सारे डाउट्स थे कि भाई हम कैसे बूस्ट करें और कैसे पेपर एनालाइज करें। तो यार आज जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा और आज जो मैं आपको चीजें बताऊंगा, इनसे आपको ये हो रहा होगा कि आपको दिख रहा होगा कि आपको जो स्कोर है वो 250 से लेके सीधा ही 500-600 के अंदर बूस्ट हो रहा है। ये नहीं होगा कि यार तुमने एक वीडियो देखेगे तो सीधा तुम 500 पहुंच जाओगे। धीरे धीरे ये काम होगा कि 250 से तुम्हारा स्कोर 350 पहुंचेगा, 350 से 450 पहुंचेगा, उसके बाद तुम 500 की रेंज में आने लग जाओगे। तो यार सबका ना एक थ्रेशोल्ड होता है कि यार बच्चों को जितनी तैयारी होती है, वैसा होता है कि तुमने बहुत सारा सिलेबस का पार्ट अभी कवर ना किया हो, क्या हो सकता है सिलेबस का पार्ट कवर कर लिया और रिवीजन ना करी हो। तो वो चीजें आपको एनालिसिस के साथ साथ करते जानी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा एनालिसिस, ये देखो ये डेट है 10/1/2020 की, मतलब 10 जनवरी को मैंने ये एक्चुअल पेपर का एनालिसिस करा था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने अपना एनालिसिस करा था। तो ये भैया पेपर है, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो पेपर को मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा और ट्राई करूंगा ड्राइव लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं इस वीडियो के अंदर। तो आप ड्राइव लिंक से या टेलीग्राम ग्रुप से जाके पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यार अपने साथ एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठना। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सत्यनारायण की कथा नहीं है ये, साथ साथ पेपर सॉल्व करना है, साथ साथ चीजों को नोट करना है। और अगर एक बार में चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखना, वीडियो को पॉज कर लेना, अपनी स्पीड के हिसाब से देखना, एडजस्ट करते हुए चलना, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी बात मेरी इस पेपर की बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए यार शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टोटल पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं 50, आपको पता ही होगा, और सबके होते हैं 12 पॉइंट्स। तो भैया ये चीज सबसे पहले आपको लिखनी है कि भैया मैथ्स का पेपर ही है जो मेरे को बेड़ा पार लगाएगा। बहुत बच्चे इंग्लिश का मटेरियल मांग रहे हैं, कंप्यूटर का मटेरियल मांग रहे हैं, तो मैं खुद उस पर रिस्ट्रिक्टेड हूँ अभी कि मैं इंग्लिश कंप्यूटर इन सब का मटेरियल अभी इतना नहीं दे रहा, क्योंकि ये टाइम है कि पेपर अनसर्टेन है कि होगा या नहीं होगा। तो ये टाइम है अपने मैथ्स और LR सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने का। जितना एनालिसिस करेंगे, जितना मैथ्स पे वर्क करेंगे, उतने हमारी अच्छी रैंक बूस्ट होगी। तो जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि इसमें 10 होते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस। इस पेपर के लिए मैं 10 इजी क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा। फिर होते हैं 30 मीडियम लेवल की क्वेश्चंस। मीडियम लेवल क्या होता है कि जिसमें आपको यार फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको वैल्यू सॉल्व करके निकालनी पड़ेगी। तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ये तो आपके 10 सेकंड में सॉल्व होते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व होने वाले होते हैं। मीडियम क्वेश्चंस जो होते हैं आपके 50 सेकंड से 60 सेकंड लेते हैं। और उसके बाद एंड में आते हैं भैया 10 हार्ड क्वेश्चंस। 10 हार्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हो सकता है आपने क्वेश्चन ना पढ़ा हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो सकता है कोई जेई का क्वेश्चन आ गया हो, कोई थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हो जो आपकी प्रैक्टिस ना हो या वो हो, तो ये हो जाता है तुम्हारे हार्ड क्वेश्चंस। तो हमारा फोकस जो होता है वो होता है सिर्फ 10 इजी और 30 मीडियम लेवल क्वेश्चंस के ऊपर। तो टोटल होते हैं 40 क्वेश्चंस। कितने हो गए? 40 हो गए। तो इस 40 से अगर हम 12 पॉइंट्स करेंगे तो 480 मार्क्स यहाँ से बन सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको मैथ्स के अंदर एक स्कोर जो मेंटेन करना है वो है 350 से 400 तक का। अगर आप 350 से 400 का मैथ्स का स्कोर ला रहे हो तो बहुत अच्छी एक अप्रोच आपकी बन रही है। इसी के साथ हम इसके बाद आते हैं कि भैया सबसे पहले हम आपको करने हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड, ये F का मतलब फर्स्ट, S का मतलब सेकंड और थर्ड का मतलब T। तो भैया हमारे को ये अप्रोच नहीं फॉलो करनी कि पहले ऐसे बताते हैं कि टफ क्वेश्चन पहले कर लें क्योंकि इजी तो हमसे हो ही जाएंगे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिल्कुल फॉलो नहीं करनी होती है। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करो क्योंकि इजी क्वेश्चंस की वेटेज भी सेम है और टफ क्वेश्चंस की वेटेज भी सेम है।
तो इसी के साथ यार अब इस पेपर को शुरू करते हैं। ये चीजें भैया आपको पेपर एनालिसिस से पहले अपने पास लिखनी चाहिए, ये चीजें आपके पास एक मेंटेन होनी चाहिए, ताकि आप जब भी पेपर एनालिसिस करने बैठो तो आपको ये जो स्ट्रैटेजी है आपकी बार बार दिमाग में रिकॉल होती रहे। तो यार सबसे पहले अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ इसके अंदर। भैया फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भैया फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड द लाइन दिस। अब ये देखो यार, ये क्वेश्चन है, कहने को कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया कोऑर्डिनेट के नोट्स दे दो, कोऑर्डिनेट का बता दो, कोऑर्डिनेट में कैसे करें। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल है कि यार यहाँ पे सर्कल दे रखा है और हमारे को लाइन दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को यार तुम लॉजिक से देखोगे तो क्या होगा कि यार तुम्हारे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब जो पॉइंट इसमें आ रहा होगा इंटरसेक्शन का वो लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और सर्कल को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि आप पॉइंट्स को चेक करके देख लो कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें मैच कर रहा है। तो आप अगर ध्यान से सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यार एक ही ऑप्शन है -6, 3। अगर आप इसको x रखो -6, तो x को -6 रखा मैंने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y को रखा 3, तो 3 × 3 is 9, 9 - 6 is 3। तो यार एक ही ऑप्शन होगा जिसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, आप ट्राई करना। तो कहने को क्या था भैया, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, बच्चे क्या होंगे डर जाएंगे, भैया कोऑर्डिनेट इतनी चीजें नहीं कर रखी, क्वेश्चन छोड़ दिया। अब करने को क्या था, लॉजिक का क्वेश्चन था कि भैया लॉजिक रखा और तुमने ऑप्शन रखा। मैंने आपको पहले ही बताया कि यार निमसेट का जो पेपर होता है वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क पे बेस्ड होता है, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरा आपको स्मार्ट होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी बना पा रहे हो। क्योंकि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, तो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो भी इस तरह से टेस्ट करते हैं कि बच्चा ट्रिक्स को पकड़ पाए। जेई का पेपर नहीं है ये, जिसके अंदर जेई एडवांस के अंदर होता है कि यार मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शंस बहुत ट्रिकी होते हैं, या ऑप्शंस भी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल लुक अलाइक होते हैं कि ऑप्शन में तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो इसके अंदर अब जैसे ये क्वेश्चन था कि भैया कहने को तो था हमारा कोऑर्डिनेट का, पर बिना कोऑर्डिनेट सॉल्व करे हमारा क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन का तुम लोग एनालिसिस करो। अब मैंने जब इसको सॉल्व करा तो भैया पेपर में तो मैंने सॉल्व कर दिया टिक करके ऑप्शन लगा के, पर जब मैंने खुद से एनालिसिस करा तो भैया मैंने सर्कल की पहले इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के बाद मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लिखा, साथ में रेडियस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लिखा, निकाल के चेक कर लिया। उसके बाद भैया अगर लाइन सर्कल से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है तो मतलब लाइन उसकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, लाइन उसकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। अब ये काम हमारे को करना है एनालिसिस के टाइम। ये जब मैंने काम एनालिसिस के टाइम, पेपर में मैंने क्या करा, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन से देख के टिक कर दिया, पर जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी बातें लिखूंगा कि सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, इससे फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, उसके बाद भैया डिस्टेंस निकालना होता है दोनों पॉइंट्स का, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो √10 आ रहा है और रेडियस भी √10 आ रहा है, तो भैया जो लाइन है वो इससे वेरीफाई कर रही है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो रहा है। आई गेस की चीज आपको समझ आ रही होगी कि एनालिसिस किस चीज से करना है। जब एनालिसिस करने बैठो ना तो जो क्वेश्चन है उसका पूरा बेस रिवाइज कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल का रेडियस और सब कुछ रिवाइज कर लिया। अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x प्लस sin 5x इज इक्वल टू sin 3x लाई इन द इंटरवल 0 से 5। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप देखो कि भाई sin x प्लस sin 5x, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग रहा है, उससे सॉल्व हो रहा है। तो यार अगर हम यहाँ पे पहुंचे तो भैया sin c प्लस sin d का फॉर्मूला सबसे पहले रिवाइज कर लिया। जैसे ही कोई आपको क्वेश्चन दिखे, अगर तुम उसको करने बैठ रहे हो पेपर के अंदर, तो भैया फॉर्मुलास नहीं लिखने, कुछ नहीं लिखना, लेकिन जब एनालिसिस करने बैठ रहे हो तो फॉर्मुला जरूर लिखो। ऐसे डब्बे में मैंने फॉर्मुला लिख लिया कि फॉर्मुला एक रिकॉल हो जाए। उसके बाद भैया फॉर्मुला अप्लाई करेंगे इसके अंदर, इसको फॉर्मुले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशंस क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार अगर मैं साथ साथ सॉल्व करने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको देखना मुश्किल होगा। यहाँ पे मेरा मेन पर्पस है आपको एनालिसिस की अप्रोच बताना कि पेपर एनालिसिस कैसे करना है, कि जैसे ही कोई क्वेश्चन दिखे उसका पुराना कॉन्सेप्ट हमारे को पूरी तरह से रिवाइज करना है। और साथ ही साथ यार अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको बताया था फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, यहाँ पे जो आपको बता रहा था। तो ये जो क्वेश्चन था ये वैसे तो फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन है, जहाँ 2 लिखा है वो सेकंड राउंड का क्वेश्चन है, और 3 लिखा है वो टफ क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी छोड़ देंगे। आगे अगर हमारे पास टाइम बचता है पेपर के, जैसे मैं कहता हूँ कि 60 मिनट में मैच करनी है, तो 60 मिनट वाले टाइम में उसको छोड़ देंगे। उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम उस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो इसी के साथ यार हम इसमें जब जाएंगे तो इसमें फॉर्मूला लगाया, तो फॉर्मूला लगाने से ये बना। अब इसके अंदर कॉमन ले लेंगे तो यार 2 चीजें आ जाएंगी हमारे पास, sin 3x और cos 2x को 1/2 के इक्वल। तो यार इसके अब इंटरवल्स निकाल लेंगे। जैसे sin 3x कहाँ पे 0 होता है, तो भैया जो sin 3x होगा वो 0, पाई, 2 पाई और 3 पाई में क्या कहते हैं 4 सोल्यूशंस हमारे को मिल जाएंगे, और इसी तरह इसमें से 2 सोल्यूशंस के मिल जाएंगे कि cos 2x 1/2 कहाँ पे हो रहा है। तो इसी की तरह टोटल कर देंगे, यहाँ पे 4 सोल्यूशन, यहाँ पे 2 सोल्यूशन, तो भाई हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका 6 सोल्यूशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पे ये बी पार्ट 6 सोल्यूशंस। अब अगले पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो यार ये क्या हो गया, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, अब राउंड 1 में भी कर सकते हो, राउंड 2 में भी कर सकते हो। इसका जैसे मेरे को फॉर्मुला बिल्कुल याद था तो मैंने राउंड 1 में ही कर लिया था। उसके बाद आते हैं भैया, इन एन एक्यूट ट्रायंगल ABC द लीस्ट वैल्यू ऑफ sec A प्लस sec B प्लस sec C। यार अगर तुम्हें पता हो कि यार sec A, sec B और sec C क्या होता है, तो तुम्हारे को ये पता होगा कि यार उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, मैक्स वैल्यू उसकी क्या कहते हैं इन्फिनिटी तक जा सकती है। मतलब जो हमारे
कॉस की रेंज होती है वो तो -1 से 1 होती है, लेकिन इसकी रेंज जो होती है वो ओपन ब्रैकेट्स में होती है। तो यार वो मैक्सिमम कितनी भी आ सकती है। तो यार अगर हम लोग एक एक्यूट एंगल को ट्राई करना है तो हम लोग भैया अगर एक ट्रायंगल इस तरह का बना लें और उसके अंदर हम सारे एंगल्स को इक्वल ले लें 60 60 60, ये भैया बहुत एक लॉजिकल अप्रोच है और ये ही ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जहां पे आपको बोल दिया कि भैया सेम एंगल 3 है और उसके अंदर आपको कोई भी मैक्सिमम चीज निकालनी है, तो भैया आप 60 60 60 एज्यूम करो। अगर आप 60 60 60 एज्यूम करोगे तो भैया ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, हमेशा वही एंगल लेना जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। या फिर आप ले सकते हो 90 60 और 30, पर 90 60 और 30 से इसका जो एरिया होगा वो मैक्सिमम नहीं आ पाएगा, तो भैया 60 60 60 से इसका एरिया मैक्सिमम आ रहा है, तो sec a + sec b + sec c की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 6। भैया इसका आंसर हो जाएगा 6। अब बाकी ट्राई करोगे, देखो 6 से नीचे वाली वैल्यूज तो वैसे ही रिजेक्ट हो गई क्योंकि 6 तो हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग देख सकते हो कि किस तरह की हमारी क्वेश्चन की अप्रोच हो रही है। तो मिनिमम वैल्यू 6 होगी, लीस्ट वैल्यू 6 होगी, मैक्सिमम तो मैंने आपको बताया कि भैया इसकी रेंज -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी होती है, तो कहीं तक भी जा सकती है, राइट। अब उसके बाद यार ये क्वेश्चन मेरे लिए फर्स्ट राउंड का था क्योंकि भाई इसका कॉन्सेप्ट हमारे को पता था कि यार 60 60 60 लगाने से, और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना निमसेट के अंदर सबसे बड़ी हेल्प होती है कि अगर आपको 30 60 और 90 की वैल्यूज याद है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई कर पा रहे होगे। जो बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करा है वो चीज से बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यार अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को कि यार हमारा ये एक P गिवन है हमारे को और एक हमारे को Q गिवन है। ये कहने को सेट्स का क्वेश्चन है पर इसमें सेट्स बहुत कम यूज हो रहा है। इसमें भैया सॉल्व जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं दिमाग के बेसिस पे। अब वो कैसे कर रहे हैं कि भैया P और Q हमारे को गिवन है, तो यार हमने स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वेयरिंग करने से हमने भैया इस इक्वेशन को सॉल्व करा। जब हमने इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे को दिख रहा होगा कि जो P है वो स्क्वेयरिंग करने के बाद और सॉल्व करने के बाद Q के इक्वल आ रहा है। तो भैया ये हो गया हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो कहने को तो भाई सेट्स का क्वेश्चन था लेकिन सेट्स इसमें यूज ही नहीं हुआ, इसमें हमने स्क्वेयरिंग करके इक्वेशन को सॉल्व करा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया। तो यार होता क्या यार, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कि यार जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम पहले अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री फिर कैलकुलस करो, क्योंकि यार बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि तुम्हारा क्वेश्चन तो किसी और टॉपिक का होगा लेकिन वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। जैसे कैलकुलस में या इंटीग्रेशन में बहुत जगह होता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से जो होता है तुम्हारी इक्वेशन सॉल्व हो रही होती है और उसके बाद तुम उसे इंटीग्रेट कर रहे होते हो। तो इसलिए यार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ जैसे मैंने ये करा तो यार इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से सॉल्व कर दिया। अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। यार ये अगला क्वेश्चन जो था यार ये राउंड 1 का क्वेश्चन था, 2020 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अब देखो यार मैंने तुम्हारे को बताया कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बच्चे पूछते हैं कितने रिपीट हो जाते हैं। यार ऑन एन एवरेज 9 से 10 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। कुछ तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या था और कुछ में थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होती है। तो अब इसके अंदर क्या था कि यार ये tan x/2 tan y/2 tan z/2, इसका आंसर 38/3 था। भाई मुझको याद था 2020 के पेपर मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्डली 2 सेकंड या 3 सेकंड में टिक कर दिया होगा। अब सोचो वो बच्चा जिसने इनके प्रीवियस को प्रैक्टिस नहीं करा उसके सामने सेम क्वेश्चन आया 2020 के अंदर, तो उसने कम से कम 1 से 1.5 मिनट लगाया होगा उसको सॉल्व करने में। अब इसका मैं सोल्यूशन भी आपको दिखा देता हूँ कि भैया इफ tan x/2 tan y/3 और tan z/5 है और x, y, z = 5 होता है, तो भैया ये हमारे पास होती है इसकी एक्सपेंशन। तो भैया ये मैंने जैसे कहा कि एनालिसिस करते टाइम हमारे को सारे एक्सपेंशन सारे फॉर्मुलास लिखते चलने हैं, इससे फॉर्मुला रिवाइज होते हैं। और हमारे को एनालिसिस करने का टाइम डबल रखने से 2 घंटे का पेपर है तो 4 घंटे का एनालिसिस उस पर कम से कम देना ही देना है। तो ये फॉर्मुला लिख लिया। फॉर्मुला से हमने भैया उसके बाद वैल्यूज देखी कि भाई tan x 2y है और सॉरी 2 लैम्डा ले लिया, tan y को 3 लैम्डा, tan z को 5 लैम्डा। उसके बाद भैया जिस तरह की इक्वेशन हमारे को दे रखी थी यहाँ पे ये वाली इक्वेशन के अंदर हम लोग डाल देंगे तो tan x + tan y + tan z, तो ये हो जाएगा 10 लैम्डा और इसके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 30 लैम्डा का क्यूब। ये कट जाएगा तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और उसको हम इस वाली चीज के अंदर पुट कर देंगे, 38/3 आंसर आ रहा होगा। अब देखो भैया मेथड जो था कितना कॉम्प्लेक्स था, पर जिसने प्रीवियस ईयर में अच्छी कमांड कर रखी है। अब मान लो कि यार अगले साल तुम्हारे को पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पे tan x की जगह 5 है, tan y की जगह 11 है और tan z की जगह 12 है, तो क्या तुम्हें क्वेश्चन करना मुश्किल होगा? नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे को भैया की अप्रोच पता है। अब तुम्हारे को क्या करना होगा वहाँ पे जैसे कि 5, 12 और 11 क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे तुम 5, 11 और 12 लिख दोगे, 5, 11 और 12 लिख के इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये प्रैक्टिस होती है। अगर तुम प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो तुम्हारे को एक पैटर्न क्लियर होता है, तो इससे तुम्हारे को क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर हो गया और साथ ही साथ भैया फॉर्मुला भी तुम्हारा रिवाइज हो गया। तो ये अप्रोच रखनी है तुम्हारे को जब भी तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो। इसी बात पे भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्कल लूज इक्वेशन आर x² y² c² = 2ax, ये विल टी और ये वाला सर्कल दे रखा है विल टच वन अनदर एक्सटर्नली इफ। अब भैया अभी आ गया कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट में कोनिक सेक्शन के अंदर सर्कल का क्वेश्चन। अब भैया जैसे हमारे को पता लगा कि टच ईच अदर, तो यार हमारे को पता है सर्कल किस तरह के हो सकते हैं, सर्कल की कितनी टाइप्स हो सकती हैं भैया? बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? एक तो भैया एक्सटर्नली टच करने की, एक सर्कल है दूसरा सर्कल टच कर गया। एक केस हो सकता है कि भैया इंटरसेक्ट कर रहे हो, एक केस हो सकता है, पहले तो ये केस हो गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि भैया इंटरसेक्ट कर रहे हो। तीसरा केस ये हो सकता है कि भैया टच कर रहे हो पर इंटरनली टच कर रहे हो। और चौथा केस ये हो सकता है कि भैया कोसेंट्रिक सर्कल हो, एक के अंदर ही एक सर्कल हो।
तो इस तरह के 4 केसेस हो सकते हैं। तो अब जब तुम एनालिसिस करने बैठो तुम सबकी प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लो कि यार जब हमारे पास ये केस होता है तो भाई इसमें जो R1 मान लो इसका रेडियस R1 होगा कुछ, और ये जो R2 होगा तो R1 प्लस R2 C1 और C2 की डिस्टेंस के इक्वल होता है। सिमिलरली जब इंटरनल होता है तो भैया C1 C2 का जो क्या कहते हैं डिस्टेंस होता है वो R1 माइनस R2 से निकलता है। और जब भैया क्या कहते हैं इंटरसेक्ट कर रहा होता है तो C1 C2 का डिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 से छोटा होता है पर R1 माइनस R2 से बड़ा होता है। ये इस चीज से दिख सकता है इन दोनों केसेस का, ये बीच का केस है। और जब भैया ऐसा होता है फोर्थ वाला केस, C1 C2 जो होता है वो R1 माइनस R2 होता है। तो इस तरह से जब तुम एनालिसिस करोगे ना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने बैठ जाओगे, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आएगा। अगली बार जब तुम सेम पेपर देने बैठोगे तुम्हारे को और कॉन्फिडेंस आएगा, यार इसका मैंने एनालिसिस करा था, ये प्रॉपर्टी ऐसे लग रही थी, ये प्रॉपर्टी ऐसे लग रही थी। तो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो ये देखो यार पेपर के अप्रोच जब तुम इसके बाद आगे बढ़ोगे तो यार देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था, लेकिन तुम इसको राउंड 2 या 3 में कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई इसको तुम्हारे को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्विंग में टाइम जा रहा है। तो जिस क्वेश्चन में सॉल्विंग में भी टाइम लगे तो उसको राउंड 2 के लिए रख लो या राउंड 3 के लिए रख लो। वैसे तो राउंड 2 के अंदर ही हो जाएगा क्योंकि सिंपल है क्वेश्चन है। और वैसे अगर तुम देखोगे तो यार ये आर डी शर्मा के अंदर और एमएल खन्ना के अंदर बहुत कॉमन क्वेश्चन था। ये मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर बच्चों को याद ही होता है। तो अगर याद आंसर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो भैया इस तरह से इक्वेशंस बना लो, उसके बाद इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लो और इसके बाद स्क्वेयरिंग 2 बार स्क्वेयर करके ऑप्शन सी इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर तुम्हें मिल रहा होगा। एक बार सॉल्व करके देखना, समझ नहीं आएगा तो भाई टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, सोल्यूशन मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आते हैं भैया लोकस, द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर। अब भैया लोकस से बच्चे बहुत डरते हैं। अरे भैया डरते हो, नहीं आता लोकस तो छोड़ दो ना अभी के लिए। किसने बोला कि हमारे को सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं? तो इसको मेरे को भी लोकस से थोड़ा सा डर लगता था। डर के लगता था, लोकस वैसे तो बहुत इजी होता है, पर बात ये होती है कि कभी कभी ना इसके क्वेश्चन अटकाने वाले या कंफ्यूजिंग वाले हो जाते हैं। तो वैसे तो इसका आंसर हाइपरबोला है इस क्वेश्चन का। 7 का आंसर देखो मैंने यहाँ पे एनालिसिस के टाइम भी छोड़ रखा है क्योंकि इसका आंसर हाइपरबोला है। तो बाकी एक बार चेक कर लेंगे इसको। लेकिन ये राउंड 3 का क्वेश्चन मैंने इसको बना दिया था क्योंकि मेरे को उस समय फेवरेबल नहीं था। मेरे को फेवरेबल नहीं है तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरे को देख के लग रहा है अच्छा लोकस बोला है, ऑर्थो सेंटर बोला है, गंदी सी इक्वेशन दे रखी है, तो उस समय के लिए पेपर के अंदर टाइम वेस्ट करना ही नहीं। क्योंकि एक बार तुम पढ़ लेते हो ना क्वेश्चन तो दिमाग में थॉट चलता रहता है, अरे यार अगले क्वेश्चन पे भी आ गए ना, अरे यार ऑर्थो सेंटर, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पिछला क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी करा कि देखा लोकस ऑर्थो सेंटर, मैंने क्वेश्चन को आगे पढ़ा ही नहीं। सेम अप्रोच अगर आप अपनाओगे तो आपको इन चीजों से बूस्ट मिल रहा होगा, टाइम बच रहा होगा और तुम आगे बढ़ पा रहे होगे। अब क्या कहते हैं भैया, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट विद पॉजिटिव स्लोप ऑफ दिस सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द हाइपरबोला। अब भैया इसकी कंडीशंस होती हैं, आप कुछ बेस कंडीशंस को पता है कि भैया मतलब टेंजेंट की बेस कंडीशंस क्या है, तो वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेगा। या फिर भैया आप प्रॉपर्टीज यूज करके इस तरह से कि अगर सर्कल है तो सर्कल से डाली हुई जो टेंजेंट होती है वो भैया रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, उस तरह की अप्रोच यूज करके ये देखो फर्स्ट थिंग इज ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सर्कल टू द टेंजेंट। इस तरह से लिखो कि अप्रोच को डेवलप करो कि यार एक क्वेश्चन करने की 3-4 अप्रोचेस होती हैं। हो सकता है यार कोई और बच्चा किसी और अप्रोच से कर रहा हो, मैं इसको इस अप्रोच से कर रहा हूँ। फिर भैया ये मेरा हाइपरबोला है तो हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। तो भैया साथ साथ इसको रिवाइज कर लिया कि हाँ भैया ये हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन है। साथ साथ एनालिसिस करते हुए लिखते चलो। मैं मानता हूँ कि यार हो सकता है कि तुम्हारे 2018 के अंदर पहली बारी में 15 क्वेश्चन बने, 19 क्वेश्चन बने, पर जब तुम इस तरह का एनालिसिस कर लोगे और अगली बार पेपर दोगे ना तो तुम्हारे 40 क्वेश्चन बनेंगे। जी हाँ, 15 से 19 क्वेश्चन अगर तुम्हारे फर्स्ट टर्म में बन रहे हैं इस तरह का जैसे एनालिसिस मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कर लिया तो अगली बार आप 30 से 40 क्वेश्चन बना के निकल रहे होगे सेम पेपर के अंदर। तो इस तरह से अगर आप इसे सॉल्व करोगे कि भैया टेंजेंट डाली गई है और सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो भैया यहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। आप उसको पुट करके m की वैल्यू से m हो गया हमारी इसमें स्लोप, उसको सॉल्व करके आप इसको निकालोगे तो आंसर b आ रहा होगा। मैं आपको सोल्यूशन इस समय प्रोवाइड मतलब तरीका बता रहा हूँ पर सोल्यूशन आपको सॉल्व करने के लिए खुद कह रहा हूँ। जो डाउट्स आएंगे वो मुझसे पूछना, नहीं तो भैया वीडियो को पॉज करना, दोबारा जाना, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको यहाँ से सोल्यूशन क्लियर हो रहा होगा, पक्की बात ही हो रहा होगा। क्योंकि मैंने इस तरह से कर रखे क्वेश्चंस को कि यार मेरे को क्लियर हो, तो मैं बिल्कुल बेस पे काम करता था। तो यार ये जो है बिल्कुल बेस काम है कि यार ये सर्कल की इक्वेशन थी, ये इसके हाइपरबोला की थी। तो ये चीजों को आप समझोगे तो आपको पक्का हेल्प हो रही होगी। वीडियो अगर कुछ ना क्लियर हो रहा तो दोबारा देखना क्लियर आएगा, चीज समझ आएगी। अब ऐसे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि अब यार ये क्वेश्चंस थे, इनका मैं जैसे राउंड बताऊं, जैसे थर्ड राउंड का था। अब इसको भैया आप कुछ क्वेश्चन बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि यार हमारे को नहीं आ रहा, तो भैया उनके लिए ये थर्ड राउंड के अंदर है। तो थर्ड राउंड में क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने आप लोगों के लिए कि हो सकता है यार किसी को ना समझ आ रहा हो, हाइपरबोला की इक्वेशन याद नहीं है, अगर किसी को ये चीज याद नहीं है कि भैया हाइपरबोला की टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता। बेस फॉर्मुलाज जो है वो क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी करो, आरडी करो, मतलब बेस चीजों को तुम अपने क्लियर करके चलो और फॉर्मुला की रेडी रेफरेंस अपने हाथ में रखो। फॉर्मुला का रेडी रेफरेंस जब तुम्हारे हाथ में रहेगा ना, तो तुम जब भी एनालिसिस करने बैठोगे, कुछ करने बैठोगे, तो तुम्हारे को चीजें याद आती रहेंगी। चलो यार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो यार ये राउंड 3 का क्वेश्चन कुछ बच्चों के लिए हो जाएगा और बाकी लोगों के लिए राउंड 2 का है।
जिन लोगों को फॉर्मूला याद है वो राउंड 2 में से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एरिया एनक्लोज अंडर द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x का मॉड। तो भैया कुछ कुछ जगह पे ये क्वेश्चन मुश्किल भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान आ जाता है। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू x है तो भैया ये होगा हमारा एक पैराबोला। अब ये पैराबोला आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। जिस तरफ भैया लीनियर टर्म होती है उस तरफ पैराबोला जो होता है उसका जो कर्व होता है वो होता है। अगर यहाँ पे ऐसा पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y का होता पैराबोला तो भैया ये पैराबोला की शेप ऐसी होती। अब ये चीजें यार आपको कॉन्सेप्ट से आएंगी। अगर आपको इन सब के ऊपर भी वीडियोस चाहिए कि मैं बेस कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़े थे वो बेस कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं और बेस कॉन्सेप्ट की ट्रिक्स बताऊं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट में बताओ और फीडबैक जरूर देना कि यार ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है और क्या हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं इन चीजों के ऊपर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं यार इसके बाद। तो इस तरह से यार इसके अंदर आपको भी पता है कि भैया y मॉड x का ग्राफ इस तरह का बनता है, ऐसे वी शेप बनती है। और भैया जो ये वाला ग्राफ हमारे को दिख रहा है कि यार ये ऐसे तरह से पास कर रहा होगा तो ये शेडेड एरिया का हमारे को वो निकालना है। तो भैया आप इसको आप इंटीग्रेशन से नॉर्मल करके शेडेड एरिया का रीजन जो है वो एरिया निकाल सकते हो। बाकी सोल्यूशन आपको दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन सी इसका आंसर आ रहा है। तो भैया ये फर्स्ट राउंड का क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिनको फॉर्मूला पता है और जिनको ये याद है, और जिन लोगों को याद नहीं है तो उसको यार वो अपने हिसाब से अपने राउंड में डाल सकते हैं। फिर अब क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू x minus 2y इक्वल टू 1 एंड पासिंग थ्रू 1,1। अब कहने को फिर से कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है पर कहने को देखने को कितना आसान है। वो कह रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इसको तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर यहाँ पे तुम ऑप्शन में 1 1 डालोगे तो तुम देखोगे सारे ऑप्शन ही 1 1 के साथ सेटिस्फाई हो रहे हैं। ये वाला ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा और बाकी सारे ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये हमारे को पता है परपेंडिकुलर लाइन अगर हमारे को किसी की निकालनी होती है तो परपेंडिकुलर लाइन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर x minus 2y इक्वल टू 1 दे रखा है तो हम लोग इसको कह देते हैं x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं और y के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देते हैं। तो x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं 2x और y के साथ कोफिशिएंट आ जाएगा 1 और y के कोफिशिएंट के साइन को चेंज कर देंगे तो 2x प्लस y इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। तो 2x प्लस y इक्वल टू इसमें 1 हो जाएगा हमारा। तो इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यार 2x प्लस y इक्वल टू 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है वो हमारे को पास कर रहा है वो पॉइंट 1,1 से। तो 1,1 अगर इसमें हम पुट करेंगे तो 2x की जगह 1 डालेंगे, y की जगह 1 डालेंगे। ये सारी यहाँ पे लैम्डा आना था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे लैम्डा आएगा। तो 2x प्लस y इक्वल टू लैम्डा, x की जगह 1 डालेंगे, y की जगह 1 डालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3। तो भैया जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस y इक्वल टू 3। अब हम यहाँ जाएंगे तो देखेंगे 2x प्लस y इक्वल टू 3 कहीं नहीं है। तो यार ध्यान से देखोगे तो डी ऑप्शन में तुम्हारे को दिख जाएगी 2x प्लस y इक्वल टू 3 दे रखी है, बस 2x को यहाँ पे ले गए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा डी। अब ये भैया मेंटल राउंड का क्वेश्चन था। मेंटल राउंड कौन सा कि देखते ही तुम्हें पेंसिल उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम भैया यहाँ पे कोफिशिएंट को चेंज कर दो, मतलब इसी जगह पे तुम कोफिशिएंट को चेंज कर दो कि भैया 2x और प्लस y, 2x प्लस y हो जाएगा। अच्छा 2x प्लस y किसमें दिख रहा है भाई, 2x प्लस y एक ही ऑप्शन में दिख रहा है डी। अब भैया मेरे ऐसा बच्चा होगा मेंटल राउंड में करेगा 5 से सेकंड लगाएगा 10 सेकंड लगाएगा। आप जैसे लोगों पहले प्रैक्टिस राउंड में करोगे तो हो सकता है आप फर्स्ट राउंड में रखो, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको आप फटाफट से करके फर्स्ट मेंटल राउंड में मतलब इसमें पेन पेंसिल उठाने की जरूरत ही ना पड़े, देखा और आंसर लगा दिया। मेरे को 2x प्लस y की टर्म तो आनी चाहिए, 2x प्लस y की 2x की टर्म एक ही आंसर में है तो फिर टिक करी, और y की 2x प्लस y की टर्म एक ही आंसर में टिक करी और आगे बढ़ गए। बस साइन का चेक करना है तो साइन चेक कर लेंगे। और ये दो इक्वेशन जो थी वो पहले रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि ये 1 और 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो दो काम थे, एक तो 2x प्लस y आना था और एक 1 और 1 आना था। इस इक्वेशन ने सेटिस्फाई करा, हमने टिक करा, हम आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन ये है, इफ a इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fx a। अब कुछ बच्चे होंगे इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, कुछ बच्चे होंगे इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, यार इतनी सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। पर अगर आप लोग स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने कहा कि निमसेट का पेपर इजी होता है, क्वेश्चंस इजी होते हैं, तो जैसे आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे आप देखोगे कि यार a मेरे को ये गिवन था, जैसे मैं a स्क्वायर निकालूंगा, a स्क्वायर मेरा आ गया पूरा 0 0 0, मतलब कि नल मैट्रिक्स आ गई। नल मैट्रिक्स आ गई तो अगर मैं नल मैट्रिक्स के आगे तक स्क्वायर निकालता रहूं, x स्क्वायर x क्यूब कुछ भी निकालता हूं, x16 तक उसने बोला है, तो जब मेरे को पता है यार x स्क्वायर ही उसका नल है तो x16 में सारे नल होंगे, तो बचा क्या इफेक्टिवली मेरे पास 1 प्लस x। तो भैया 1 क्या हो जाता है इसमें, इनअबंडेंट जो हमारी मैट्रिक्स होती है I, तो 1 0 0 1 और उसके बाद 0 0 0, मतलब जो a की 0 0 की 5 है यहाँ पे, सॉरी 0 0 5 होगा यहाँ पे, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो 1 5 0 1 आंसर आ जाएगा। राउंड 1 का क्वेश्चन हो जाएगा, 1 मिनट में आप लोग सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बी इसका आंसर करेक्ट होगा, 1 मिनट में सॉल्व करो, आगे बढ़ो। अब भैया उसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 9 balls are to be placed in 9 boxes and 5 of the boxes cannot fit into 3 small boxes. The number of ways of arranging 1 ball in each of the box. तो यार देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, राइट। फिर जब इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, फिर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ये अप्रोच रखेंगे कि यार हमारे को बोला है उसने कि जो 9 बॉक्सेस हैं उसके अंदर 5 जो स्मॉल बॉल 9 balls are to be placed in 9 boxes and 5 of the balls cannot fit into 3 small boxes. तो जो हमारे पास 5 ऐसी बॉल है वो 3 स्मॉल बॉक्सेस में नहीं आ सकती,
तो भैया 9 में से कितने स्मॉल बॉक्सेस हो गए, 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो जो 9 में से 3 स्मॉल बॉक्सेस है तो बिग बॉक्स कितने हो गए, 9 में से 3 माइनस कर देंगे इक्वल टू 6, तो बिग बॉक्सेस कितने हो गए, 6 हो गए। तो भैया हमारे को 6 बिग बॉक्सेस में ये 5 बॉल्स डालनी पड़ेगी क्योंकि वो 3 स्मॉल बॉक्सेस में नहीं आ सकती। तो यार इसकी एक तो अप्रोच ये हो जाएगी कि यार तुम लोग ये 6 बड़े बॉक्सेस ले लो, उसमें ऐसे बोल दो कि यार पहली बॉल को रखने के 6 वेज हैं, दूसरी को रखने के 5 हैं, अगली को रखने के 4, 3, 2, तो भैया 5 बॉल को रखने के वेज हैं। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो 6C5, मतलब ये तुम्हारे को 6 बॉक्सेस में से 5 वो बॉल मतलब 5 जगह का चाहिए, 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्योंकि भैया बॉल्स किसी भी ऑर्डर में अरेंज हो सकती हैं। तो भैया 6C5 5 फैक्टोरियल, ये आंसर और इस वाले पार्ट का आंसर, ये वाले पार्ट का आंसर और इस वाले पार्ट का आंसर बिल्कुल सेम होगा। उसके बाद अब भैया हमारे पास बची 4 बॉल्स, उन 4 बॉल्स को हम किसी भी तरह बॉक्सेस में रख सकते हैं और बॉक्सेस भी हमारे पास 4 बचे हैं, तो उन 4 बॉल्स को रखने के लिए 4 बॉक्सेस हैं, तो भैया 4 फैक्टोरियल वेज में वो हम अरेंज कर सकते हैं। तो भैया इसका आंसर आ जाएगा 720 इंटू 24, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो भैया ऑप्शन सी जो ये होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो यार कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आप लॉजिक पे काम कर रहे हो, अगर आपको पता लग गया कि यार ये मेरे पास जैसे 9 बॉक्सेस थे, बच्चे डर जाते हैं कि 9 बॉक्सेस थे 3 स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो भैया बड़े कितने हैं, 6 हैं, उन 6 में से कितनी बॉलें बड़ी हैं, 5 बॉलें हैं जो 6 बड़े में आनी चाहिए, तो भैया 6 में 5 रखनी है, तो 6C5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्यों करा, 6C5 क्यों करा, 6C5 इसलिए करा क्योंकि मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ बॉक्स की, 5 फैक्टोरियल इसलिए करा क्योंकि पहली बॉल किसी भी बॉक्स में आ सकती है, इधर उधर उधर मतलब बॉल्स का अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, इसलिए 5 फैक्टोरियल करा। उसके बाद भैया 4 बॉल्स बची थी, 4 बॉक्सेस बचे थे, उस पर कोई कंडीशन नहीं थी, तो भैया 4 फैक्टोरियल वेज में उनको अरेंज कर दिया, या उसके अंदर भी तुम बोल सकते हो 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4C4 1 हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल आंसर बन जाएगा। तो इस तरह के यार इनको रखना है। ये मेरे लिए राउंड 1 का क्वेश्चन था भैया, मेरा फेवरेट टॉपिक था। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे पीएनसी प्रोबेबिलिटी की तो आपका फेवरेट बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो भैया इसमें अगर आप लोग देखेंगे यार तो इस तरह के फंक्शंस जो होते हैं ना वो इनवर्स नहीं होते, जिसके कुछ पावर में कुछ जा रहा होता है, राइट, और साथ ही में नन का ऑप्शन भी है। तो लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे इसके अंदर आपको इनवर्स निकालना, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भैया इसको y मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली टर्म को यहाँ पे, ये हो जाएगा y प्लस yx प्लस x इक्वल टू 1 माइनस y, x इक्वल टू 1 प्लस y। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो यार x जो होगा वो 1 माइनस y और 1 प्लस y आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि भैया ये जो है ये f डैश x हो गया, तो मतलब जो ये फंक्शन था इसी का इनवर्स बन गया। और इस तरह से भैया इस क्वेश्चन को टिक करेंगे, राउंड 1 का क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ईजी है। तो यार इस तरह के अगर आपको लॉजिक पता है कि यार आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, कि आपको पता है कि जो 3 log x ये वाली पावर वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका जो इनवर्स होता है इनकी तरह दिख ही नहीं सकता, तो आप इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चन को टिक करके स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल रहे होगे। अब अगला क्वेश्चन यार फिर पीएनसी का, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन की भाई 10 मेंबर्स हमारे को दे रखे हैं, उसमें से एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, 2 लोग हो गए, एक सेक्रेटरी है 3 लोग हो गए, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है 4 लोग हो गए, और 2 एग्जीक्यूटिव हैं, तो टोटल 6 लोग हो गए। 6 लोग निकालने हैं हमारे को 10 में से, तो भैया इसके लिए हम लोग करेंगे 10C6, 6 लोग निकालने हैं, और 6 लोगों का अरेंजमेंट कोई भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी बन सकता है। तो भैया 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये 2 फैक्टोरियल मैंने क्यों करा, क्योंकि भैया यहाँ पे हमारे को गिवन है कि भैया जो 2 कमेटी मेंबर्स हैं, वो सेम है, मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो हैं वो 2 निकालने हैं, तो यार उन 2 के अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ, ये कमेटी मेंबर है, कोई फर्क नहीं है इसमें, या मैं इसको इधर रख लूँ कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सब में फर्क आएगा। तो इसे 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो अब अगर 10C6 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि बी होगा। तो इस तरह से यार लॉजिकल अप्रोच बनानी है पेपर को सॉल्व करने के, पेपर से डरना नहीं है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, एक अप्रोच बना के सॉल्व करना है। तो जब मैं प्रैक्टिस करता था तो यार मैं पीएनसी के इतने आंसर नहीं लिखता था, देखो जैसे मैंने आंसर सीधा फॉरवर्ड ये लिखा हुआ है, क्योंकि यार पीएनसी प्रोबेबिलिटी मेरे को प्रैक्टिस थी, तो मैं इसके इतने फॉर्मुलास नहीं लिखते हुए करता था, लेकिन अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप फॉर्मुलास को साथ साथ लिख सकते हो। और बाकी जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं हर जगह फॉर्मुलास लिखता हूँ, हर जगह मेंशन करता हूँ चीजों को, राइट। उसके बाद यार ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व बिल्कुल नहीं कराऊंगा यार, बहुत इजी सेट्स का क्वेश्चन है, सेट्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है ये वाला। ये राउंड 1 का क्वेश्चन है कि भैया इसको आप वेन डायग्राम बना के कि भाई कितने लोग बिजनेसमैन है, कितने लोग बिजनेसमैन नहीं क्या है, मैथमेटिक्स लाइक करते हैं, बिजनेस लाइक करते हैं, लिटरेचर लाइक करते हैं, इस तरह से भैया आपके वो बन जाएंगे। फिर आपको वो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मुला लगा के इसको सॉल्व करना होगा। तो यार इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, वैसे तो 65 दे रखा है, पर फिर भी अगर सॉल्व करना और बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। उसके बाद आते हैं इसको क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। ये भैया स्टार क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, तो इसका मैं पूरा आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन 2 into 10⁸ and which contain only digits 1 and 2। तो यार कहने को आप इसे राउंड 2 में रख सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको अपनी अप्रोच बता दूंगा तो आपको राउंड 1 में कर रहे होगे। तो यार अपनी तरफ से अपने राउंड खुद से बनाने हैं, मेरे राउंड्स पे नहीं जाना। अपनी तरफ से समझो कि यार तुम्हारे लिए कौन सा टॉपिक मुश्किल है, कौन सा टॉपिक इजी है, और अपने राउंड्स बनाओ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे को, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हिच आर स्मॉलर देन
2 into 10 raised to the power 8, मतलब हमारे को ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं जो इससे छोटे हो। तो ये नंबर क्या है हमारा, ये नंबर है 2, आगे 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सॉरी यार, मैंने टैब ऑर्डर कर रखा है लिखने वाला, पर वो लॉकडाउन के चक्कर में डिलीवर नहीं हो रहा है, ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो अब जैसे लॉकडाउन दिल्ली में खत्म होगा तो मैं टैब दोबारा से ऑर्डर करूंगा और आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अभी उसके लिए थोड़ा सा मेरे को माउस से करना पड़ रहा है। तो ये समझ लो ये 2 के आगे 8 जीरोस हैं। अब इससे छोटे कितने नंबर हैं जो 1 और 2 से बनेंगे? तो भाई अगर मैं इसको लिखूं जैसे कि सबसे बड़ा नंबर तो हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर अगर मैं 2 डिजिट पे आ जाऊंगा तो हो जाएगा 12, वो हो जाएगा 21, राइट। तो वो हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा और एक 22 हो जाएगा। तो यार इस तरह से तुम लोग देखोगे तो तुम लोग एक कॉमन पैटर्न फाइंड करोगे कि 1 डिजिट के अगर तुम नंबर देख रहे हो तो 1 डिजिट के हो रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 नंबर्स। 2 डिजिट के नंबर देख रहे हो तो वो हो रहे हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, मतलब 4 नंबर्स। इसी तरह अगर तुम 3 डिजिट पे आओगे तो 111, फिर 111 के बाद 112, इस तरह से तुम लोग करोगे तो तुम सारे नंबर्स बनाओगे यहाँ पे 222 तक। तो तुम लोग देखोगे कि भैया टोटल नंबर 2 रेज़ टू द पावर 3 बन रहे हैं। तो अगर हम इसके सोल्यूशन पे चलें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये वाला वेन डायग्राम का क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है, 60 इसका आंसर है, मेरे को बताना आया नहीं आया। तो अगर आप लोग 1 डिजिट के देखोगे तो अगर 1 डिजिट के 2 रेज़ टू द पावर 1 बन रहे होंगे, 2 डिजिट के देखोगे तो 4 नंबर, जैसे मैंने बताया 11 12 21 22 4 बन रहे होंगे। इसी तरह से तुम लोग करोगे यार 8 डिजिट तक। इसको जब तुम 8 डिजिट तक सॉल्व करोगे तो ये कितने हो जाएंगे नंबर, 2 रेज़ टू द पावर 1 2 रेज़ टू द पावर 2 2 रेज़ टू द पावर 3 4 5 6 7 8, ये सारे ऐड हो जाएंगे। अब अगर हम इसको देखें तो भैया जीपी है, तो जीपी का भैया फॉर्मूला साथ साथ लिख लो कि भैया सम ऑफ द जीपी क्या होता है, साथ ही साथ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला भी लिख लो कि सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 8 - 1 और 2 - 1, तो ये भैया हमारे पास आ जाएगा 510। लेकिन आंसर 510 पे खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि भैया ये नंबर जो है ये अभी 9 डिजिट का नंबर है। ये नंबर कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर है। तो भैया इससे छोटे निकालने हैं। तो अब यहाँ पे हमारे को क्या देखना पड़ेगा कि भैया 9 डिजिट के नंबर में हमारे को 2 से छोटे नंबर चाहिए। मतलब यहाँ पे हम लोग सारे 2 वाले नंबर इंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे अभी तक हम लोग छोटे वाले में सब कुछ सारे 2 वाले, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 इंक्लूड कर लेता, पर यहाँ पे अगर हम सारे 2 कर देंगे तो वो नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। उसने क्या बोला, हमारे को स्मॉलर देन नंबर देने हैं इससे, मतलब कि ये जो हमारी वैल्यू है इससे स्मॉलर होने चाहिए। तो भैया पहली प्लेस वैल्यू है, पहली प्लेस वैल्यू पे तो 1 ही आना पड़ेगा, क्योंकि भैया 1 जो है 2 से स्मॉलर रहेगा। और अगले में भैया कोई भी नंबर आ सकता है 1 या 2 में से, तो इसलिए भैया अगले में हम 2 रेज़ टू द पावर 8 कर देंगे। तो भैया 510 + 256 = 766 इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना कि फर्स्ट 8 डिजिट तक का आपको कैसे मिला 5 10, और 9 डिजिट के लिए मैंने क्या करा है, 9 डिजिट के लिए मैंने ये करा है कि भैया फर्स्ट पोजीशन को फिक्स कर दिया 1 पे, क्योंकि भैया हम 2 से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कितने नंबर ला सकते हैं कि यहाँ पे हम 1 ला सकते हैं, 2 ला सकते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 8, क्योंकि भैया आगे की 8 जो डिजिट्स हैं, आगे की 8 प्लेसेस हैं, इसके अंदर भाई 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। कितनी जगह बच रही है भैया, 8 जगह बच रही है। तो यार 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो कितनी हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 8 हो जाएगा। जैसे हमने पिछले प्रीवियस में देखा था। तो ये 1 × 2 रेज़ टू द पावर 8 तो 256 और ऐड होकर 766 इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना। हो सकता है यार ये अगले पेपर में रिपीट हो, 2021 में आपको दिख रहा हो। ठीक है, आप ये राउंड 1 में होना चाहिए आप सबसे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इतने अच्छे इजी अप्रोच से बता दिया आपको। 766 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद भैया 17वां क्वेश्चन पे, 17वां क्वेश्चन लिमिट्स का है। इसको लिमिट्स का भैया ये पैटर्न याद है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये होती है भैया 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म होती है लिमिट्स की, ये होती है 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म। कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये हमारे पास होता है, अगर हम लिमिट इंफिनिटी पुट करें, ऊपर इंफिनिटी पुट करें, तो आप देखोगे भाई कभी डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी आ जाता है तो भैया 0 0 बना देता है वो उसको डिवाइड करने पे। तो 1 0 0 और ये इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी की फॉर्म है। तो वी हैव फॉर्मूला फॉर दिस, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस। फॉर्मूला क्या है इसके लिए कि भैया अगर हमारे को ऐसी फॉर्म दे रखी हो fx और gx की, जो कि 1 रेज़ टू द पावर इंफिनिटी बन रही हो, तो भैया हम लोग क्या करते हैं, इसका जो आंसर होता है वो होता है e रेज़ टू द पावर gx fx - 1। तो भैया e रेज़ टू द पावर gx 2x था हमारा, उसके बाद 1 + ax + bx², ये था हमारा 1 + x + b² fx - 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, और इसके अंदर जो x वाली टर्म है वो बाहर आ जाती है। x वाली टर्म बाहर आएगी तो ये वाला x कट जाएगा, a + bx बचेगा। हम लोग देखेंगे यार कि जो b और x है, अगर इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं इंफिनिटी पुट कर देंगे x की जगह, तो ये वाली टर्म जो है b कोई भी चीज हो जाए, कोई भी बन जाए, मतलब क्योंकि ये टर्म तो 0 ही होनी है, क्योंकि नीचे x इंफिनिटी आ रहा है, तो ये वाली टर्म तो कुछ भी हो जाए, b को हमारे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, b 1 हो 4 हो 9 हो 10 हो 11 हो कुछ भी हो, तो भैया वो क्या हो जाएगा, नीचे इंफिनिटी डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो b एनी रियल नंबर हो सकता है, और जो हमारा e हो रहा हो, a हो रहा होगा, वो हम लोग कैसे देखेंगे कि भैया e2 के इक्वल है, तो भैया a जो होगा वो मेरा 1 हो जाएगा। e2 है इक्वल टू e2 से इक्वेट कर देंगे, इस जगह से इक्वेट कर देंगे हमारे को, तो हम लोग देख लेंगे कि भैया जो a की वैल्यू है 1 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा b पार्ट, a = 1 और b = r। ये भैया e2 से इक्वेट कर देंगे इस वाली चीज को, जो हमने सॉल्व करा था, सोल्यूशन लगाया था। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चीज है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ से ही आपने नोट्स में से कॉपी कर लो
और इस तरह से एनालिसिस करते हुए चलो, साथ साथ लिखते हुए चलो ये चीजें। अगर बाद में करोगे तो शायद भूल जाओगे। लिखते हुए चलो, वीडियो को पॉज करते चलो, दोबारा देखते हुए चलो, या एक बार आज देखने के बाद रात को इस वीडियो को कल दोबारा भी देख लेना, ताकि आपको चीजें क्लियर होती हुई दिख जाए। उसके बाद यार अगला क्वेश्चन है यार ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार ये fx दे रखा है, ये gx दे रखा है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। भैया ये मेंटल राउंड का क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 होता है। ये हमारे को याद था, मतलब मेरे को याद था। अगर आपने बुक सॉल्व करी तो आप बता दोगे fx प्लस f माइनस एक्स और gx प्लस g माइनस एक्स। तो यार इसका जो फॉर्मूला होता है उस तरह से होता है कि अगर तुम fx और f माइनस एक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो भैया उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। मतलब एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को 0 ऐड करना चाहते हो तो 0 आ जाती है। तो यार अगर तुम fx के अंदर माइनस एक्स रखोगे तो वो आ रहा है साइन माइनस साइन 5x और माइनस साइन क्यूब एक्स। तो जब आप इसको यहाँ पे रखोगे तो यार ये जो टर्म होगी ये वाली टर्म हो जाएगी 0। अब 0 से किसी चीज को मतलब इंटीग्रेट करने पे तुम करोगे तो यार तुम देखोगे 0 आ रहा है। तो मतलब बहुत स्टैंडर्ड टाइप की चीज हो गई है। अगर आपको ये चीज याद रहती है, अगर इतनी प्रैक्टिस करी हुई है, अगर आपको दोबारा ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाता है पेपर के अंदर, तो यही चीज होती है ना, वो हल्की सी वैल्यू चेंज करते हैं। वो यहाँ पे हो सकता है साइन की पावर 7 कर दें और यहाँ पे साइन की पावर 5 कर दें और सेम क्वेश्चन दे दे पेपर में। अब तुम बोलोगे यार प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन रिपीटेड है, अब तुम्हारे को आना चाहिए करना। तो इसका आंसर 0 था भैया, हमने 0 लगाया। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंटल राउंड का क्वेश्चन मेरे लिए होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको अपना अब आपका मेंटल राउंड का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं आता तो आपको ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया d2x और dy2। भैया ये तो मैं क्या ही बोलूं, अगर आपको ये आता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा सकता है। जेई में कितनी बार पता नहीं, बहुत बार जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन। निमसेट में दो बार रिपीट हो चुका है निमसेट के अंदर, जैसे 16-17 में भी है या 15 में शायद से कहीं पे ये। तो भैया इसका जो आंसर होता है स्टैंडर्ड आंसर है। अगर आपको नहीं आता तो भैया इस तरह मैंने सॉल्व कर रखा है। इस तरह से y इक्वल टू एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स को आपने एफ डैश एक्स ले लिया। अब ये कैसे हो रहा है वो आपको डिटरमाइन करने की कैसे हो रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगर ये आपको समझ नहीं आता तो इसका आंसर आप याद ही रख लो, क्योंकि इतनी बार रिपीट हो चुका है। तो भैया जिसको याद रहेगा आंसर वो मेंटल राउंड में करेगा, जिसको नहीं रहेगा वो राउंड 2 में कर रहा होगा। तो ये इसकी अप्रोच है। इस अप्रोच को एक बार ध्यान से देखना और ये कैसे हो रहा है चीजें उसको समझना। बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बस कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस चीज को समझने की जरूरत है। अगले पे आते हैं तो यार डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log 10x विद रिस्पेक्ट टू log x by 10 is। तो यार ये भी सेम क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपको क्या आना चाहिए यार, आपको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जैसे ये y है log x और log 10, तो भैया log 10 के साथ डिफरेंशिएट करने चाहोगे तो आपको पता होना चाहिए कि log 10 के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं कैसे लूंगा उसको, यार मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड्स को अलग अलग, तो आपका जो ऑप्शन बन रहा होगा वो ऑप्शन ए आ रहा होगा। तो ये कोर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। इसको आप जब समझोगे, डिफरेंशियल कैलकुलेशन करोगे, तो यार ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। मैं मान नहीं सकता ये क्वेश्चन आपसे ना बने। तो भैया राउंड 1 का क्वेश्चन या राउंड 2 में कर लो आप। अगर आपको लगता है कैलकुलेशन ज्यादा है तो राउंड 1 या 2 में इसको आप अपने पास शिफ्ट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आते हैं यार, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर। अब भैया जिस बच्चे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है इस क्वेश्चन में कि जो मॉड एक्स होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, मॉड एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो भैया वो कभी इस एक्स को देखेगा ही नहीं, क्योंकि यार मॉड एक्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, उसका कोई भी फंक्शन आता रहे भैया वो भी कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे कुछ और होता कि यार कोई ब्रेक वाला फंक्शन होता है या कुछ ऐसा फंक्शन होता है, जैसे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है, वो हमें पता है कि ब्रेक होता है, वो हर जगह कंटिन्यूअस नहीं होता। तो भैया ये जो होगा ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो इसके अंदर जाएंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ मॉड एक्स, क्योंकि मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड एक्स को प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ हिंदी में लिख लिया है, तो यार तुम भी अपने जैसे जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, हिंदी है जिसमें कुछ इधर उधर के बच्चे जहाँ के भी देख रहे हैं, जिसमें तुम्हारे सही लगे, जिसमें तुम्हारे याद रहे वो कर लो। तो भैया एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का आंसर हो रहा होगा। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स देन ए माइनस बी। ये क्वेश्चन भैया स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन तो हीरो है, हीरो। क्वेश्चन हीरो क्यों है अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन हीरो क्यों है। ये देखो भैया बीएचयू में क्वेश्चन 2 बार आया है, आईपी यूनिवर्सिटी के पेपर में आया है, जेएनयू में क्वेश्चन 1-2 बार आया है, निमसेट में क्वेश्चन 3 बार आया है। अब बोलोगे कैसे आया है क्वेश्चन, तो भैया इसमें होता है एक वेक्टर्स का फॉर्मूला यूज। इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स देन ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर डज नॉट एक्सीड। गिवन दैट, ये कंडीशन गिवन जरूरी होनी चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो भैया प्रॉपर्टी से एक्सपैंड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि भैया ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वो प्रॉपर्टी होती है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया। और हमारे को ये पता होता है कि अगर हम वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं तो वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो हमारा किसके इक्वल आ जाता है, वेक्टर का जो हमारा स्क्वायर होता है वो हमारे क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो यार इसका मतलब हम लोग करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमारे को क्या गिवन है कि भाई ये ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, तो ए स्क्वायर विल बी 1, बी स्क्वायर विल आल्सो बी 1, सी स्क्वायर विल आल्सो बी 1। तो इनको ऐड कर देंगे तो 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, तो 3 यहाँ पे आ गया।
उसके बाद ये 2 तो एज इट इज है, और ये जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू को तो यार तुम लोग याद रख लो, जिंदगी भर याद रख लो इस वैल्यू को। तो निमसेट में बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो 3 क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, जेएनयू में 2 है, आईपी में एक, आईपी में शायद एक ही था, बीएचयू में 2 क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू -3/2 याद होनी चाहिए। देखो मैंने उस टाइम पे भी स्टार बना रखे थे, अभी भी आपको इस पे स्टार बनाने, हीरो क्वेश्चन है ये आपका। अब उसके बाद जब आप इस चीज को सॉल्व करने जाओगे तो यार इसके अलग अलग ब्रैकेट्स खोल लो। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये एक्चुअल क्वेश्चन था, तो ये चीज ड्राइव करनी थी। अगर ये बच्चा जो ड्राइव करेगा -3/2 वो टाइम वेस्ट करेगा। अगर आप इसकी वैल्यू याद रखोगे कि भाई -3/2 इसकी वैल्यू होती है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो इसको ओपन कर दोगे, ओपन करके अलग अलग कर लोगे तो इसकी वैल्यू आपको पता हो जाएगी यार, a² 1 हो जाएगा, b² फिर से 1 हो जाएगा, c² 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएंगे? क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो 2 × 3 -2, और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है -3/2। अब जो बच्चा -3/2 निकालेगा वो मजदूरी करेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। आप इंटेलिजेंट काम करोगे, ट्रिक हो जाएगी आपके लिए कि आप इसकी वैल्यू सीधा -3/2 याद रखोगे तो 9 इसका आंसर आएगा। 9 को आप टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो इस तरह की भाई मेरी अप्रोच है। अब जैसे वेक्टर्स का टॉपिक हमारा, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते इसलिए वेक्टर का क्वेश्चन तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। अब इसी तरह यार आते हैं अगले वेक्टर के क्वेश्चन पे। तो यार वेक्टर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार ये एक वेक्टर है, लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर दिस एंड बाइसेक्ट एंगल दिस बिटवीन दिस एंड दिस। अब भैया जिसको ये चीज पता ही नहीं कि कैसे बाइसेक्ट करते हैं वेक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत थोड़ा अलग सा था, तो भाई जिसको ये पता ही नहीं है भैया वो इसका राउंड 3 का क्वेश्चन बनाओ या इग्नोर करो। अब तुम देखो यार हमने जो अभी 20 क्वेश्चन करे हैं उसमें हार्डली हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था लोकस वाला और एक ही क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन तुम लोग कर पा रहे हो, बाकी क्वेश्चन मैनेज हो रहे हैं। तो ये नहीं होता कि हर क्वेश्चन छोड़ देना है या हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम लोग छोड़ दो। अब इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं वेक्टर के अंदर। ये वेक्टर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 2 फोर्स हैं, वो एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही है और पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस कर रही है। अब ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा भी था मैकेनिक्स का, मेरे को नाम याद नहीं है क्योंकि लड़की मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे सुबह ही क्वेश्चन पूछ रही थी कि भैया मैकेनिक्स के अंदर एप्लीकेशन बताओ इस चीज की। तो अब देखो भैया फोर्स एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही है, तो हमारे को फोर्स का पता है कि भैया फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रही हो। भैया फोर्स F1 + F2 रिजल्टेंट फोर्स हमारे को दे दी है। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हम निकालेंगे तो बोलेंगे F1 + F2, F1 + F2 क्या हो जाएगा मेरा 4 - 2 = 2। सॉरी यार मैं यहाँ पे क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे तो सॉल्व होगा ये। तो F1 + F2 को सॉल्व कर लेंगे तो F1 + F2 हमारे को एडिशन होने के बाद दे रहा होगा 4 - 2 करेंगे तो 4 - 2 से आ जाएगा 2, और -3 और 2 करेंगे तो -1, और ये 7 - 8 करेंगे तो -k। तो ये आ गई हमारी रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स आ गई। अब हमारे को डिस्प्लेसमेंट पता है, वेक्टर को हमने डिस्प्लेस प्रैक्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट करा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट। तो ये वाला अगर मैं बोलूं A पॉइंट से मैंने B ले लिया, A पॉइंट से मैंने B ले लिया, तो भैया हमारे को B - A करके पता लग जाएगा कि भाई इनके बीच में कितना डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। तो B - A कर देंगे यहाँ पे। तो AB वेक्टर का निकाल लेंगे हम लोग कि AB वेक्टर क्या कह रहा है हमारा। तो -3 - 2 -7 आ गया हमारे पास। उसके साथ हम लोगों ने भाई इसका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने इसका, वे डॉट प्रोडक्ट करते ही हमारे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगी 3। तो इसके क्वेश्चन के अंदर एक खास बात ये थी कि भैया कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो ये बोनस क्वेश्चन था, तो सबको इसके अंदर भैया +12 मार्क्स मिले थे। बोनस क्वेश्चन हो गया था ये पेपर के अंदर, 2018 के पेपर के अंदर, तो भैया +12 मार्क्स मिले थे। तो अब ये देखो यार कितने सारे वेक्टर्स के क्वेश्चन हो गए। एक वेक्टर का क्वेश्चन पीछे करा, एक वेक्टर का क्वेश्चन ये, 1 2 तीसरा ये, चौथा ये, और ये देखो अगला क्वेश्चन भी ये बर्ड फ्लाइंग वाला भी 5वां क्वेश्चन। देखो 5 क्वेश्चन वेक्टर के हो गए। तो वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो आपको 15 क्वेश्चन मैंने कल प्रोवाइड करे थे वो बहुत अच्छे हैं, आपको वेक्टर को बहुत अच्छे से रिवीजन करवा रहे होंगे आपका। तो अब ये मैकेनिक्स की एप्लीकेशन थी, इसमें बस डॉट प्रोडक्ट करना था। डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ईजी है। पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली, फिर भैया डिस्प्लेसमेंट निकाल ली कि भैया 5 - 2 - 5 करा -3, 5 में 7 गया -2, -6 में से 1 गए तो -7। उसके बाद भैया इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 × -3 = -6, -1 × -2 = 2, -1 × -7 = 7, तो -6 + 2 + 7, तो 9 - 6 = 3, तो 3 इसका आंसर है। बोनस क्वेश्चन था ये, सबको मार्क्स मिले थे। तो इस तरह से यार आपको करना है। साथ ही साथ मैं बच्चों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो मैं बीच में बताने जा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे यार पूरा सुन रहे सिर्फ उन्हीं को इस चीज का बेनिफिट मिले। कि यार इस पेपर की अगर हम लोग बात करें तो यार जो लोगों ने 600 से ऊपर स्कोर किया था, 600 से ऊपर जिन बच्चों ने इस पेपर में स्कोर किया था, वो लोग गए थे एनआईटी ट्रिची के अंदर, वो लोग गए थे ट्रिची के अंदर, राइट। और जो बच्चे जो थे ऐसे, और ये 600 से ऊपर स्कोर करने वाले इस पेपर में कुछ सिर्फ 20 बच्चे थे या 20 या कुछ ऐसे 21 बच्चे थे, जो मेरे को स्टैट्स याद है, उससे 20 बच्चे थे जो 600 के ऊपर स्कोर लाए थे। और जिन बच्चों ने 400 से ऊपर पेपर को सॉल्व किया था, 400 मार्क्स से ऊपर सॉल्व किया था, वो गए थे टॉप 5 एनआईटीज के अंदर। टॉप 5 एनआईटी मतलब एनआईटी इलाहाबाद आ गई तुम्हारी, एनआईटी क्या कहते हैं वारंगल, एनआईटी सूरतगढ़, एनआईटी ट्रिची और एनआईटी कैलीकट। तो भैया जो बच्चे 600 से ऊपर स्कोर कर रहे थे वो ट्रिची में गए थे, सिर्फ 20 बच्चे ऐसे थे। बाकी 400 से 600 के रेंज में जितने बच्चों ने स्कोर करा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भैया तुम 350 मैथ्स में ले आओ, 120 एलआर में ले आओ, इस तरह से ले आओ, 500 तक की रेंज बनाओ, 500 तक की रेंज बनाओ,
तो अगर तुम इस पेपर की बात भी करोगे तो जिन बच्चों ने 400 से ऊपर क्वेश्चन करे थे वो टॉप 5 एनआईटी में थे, मतलब 400 मार्क्स वाला बच्चा टॉप 5 एनआईटी में था। और अगर आपकी कैटेगरी है तो 350 वाले बच्चे भी टॉप 5 एनआईटी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि कैटेगरी की सीट में थोड़ा सा जो रैंक का होता है 50-60 रैंक का फर्क पड़ता है, राइट। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताई क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि यार मुश्किल पेपर है, कितने नंबर से होगा, कैसे होगा। तो यार ये देखो 600 मार्क्स से ऊपर वाला ट्रिची गया है और 400 से ऊपर वाला टॉप 5 में जा रहा है। 400 से लेके 600 तक की रेंज वाले सारे बच्चे टॉप 5 में थे, और ये एक्चुअल स्टैट है इस पेपर के। तो अगले पे आते हैं, ये बर्ड वाला क्वेश्चन हो सकता है आपको कभी ना कभी मुश्किल लगे। इसका सोल्यूशन वैसे तो बहुत ईजी है, पर हो सकता है कि किसी को टफ लग रहा हो। वैसे मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है, पर इसका सोल्यूशन मेरे को आता है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं आएगा तो भैया मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसका आंसर सीधा भेजूंगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन है। पहले मेरे को मुश्किल लगता था इसलिए मैंने छोड़ रखा था, लेकिन जब मैंने अच्छे से समझा और सॉल्व करा और देखा कि भैया सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हुई है, तो उस डायरेक्शन की मूवमेंट के साथ जब मैंने इसको सॉल्व करा, क्योंकि 13 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड गया है, तो मतलब वी डायरेक्शन के अंदर मूव हुआ है, तो वी डायरेक्शन के अंदर मूव हुआ है तो 13 - 3, मतलब ये 1 2 3 जो हमारे को पॉइंट बता रहा है, तो 13 - 3 10 कर रहा था। तो उसके साथ इसकी वेलोसिटी उस तरह से निकल जाएगी। ट्राई करना एक बार, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को इसका आंसर बताना, कमेंट्स में भी लिखना अगर आपको इसका आंसर इनमें से राइट वाला मिल जाए तो। उसके बाद ये देखो यार, ये छुपा हुआ क्वेश्चन निकला भाई, ये देखो भाई, ये कौन से इवेंट्स होंगे। अब ये राउंड 1 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसका सीधा मैं फॉर्मुला दिखा रहा हूँ, फॉर्मुला दिखा के आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह से सॉल्व कर लेना, आपको पता होना चाहिए मोस्टली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं, कौन से इवेंट किस तरह का होता है, उस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन को आपको देख के डर लगेगा। किसको डर लगेगा? जिस बंदे को ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता कि यार ये चीज हो कैसे रही है। और जिसको नहीं पता वो इसके लिए राउंड 3 का क्वेश्चन है, इसको पता है वो उसको राउंड 1 में करके आगे बढ़ जाएगा, राइट। फिर आते हैं यार, ये देखो अब 28वां क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी कहने को यार थोड़ा सा टफ है, लोगों को वैसे डिटरमिनेंट्स के इजी क्वेश्चन आते हैं, पर ये क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड पे था। अगर आपको इसका लॉजिक नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को इतनी इजीली नहीं कर पा रहे होगे। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेना कि कैसे ये क्वेश्चन हो रहा है, अपनी अप्रोच बनाना इस क्वेश्चन की। ये अब देखो इस पेपर में हुआ क्या। अब होता है कैसे कि स्टार्टिंग के इस पेपर के क्वेश्चन कुछ इजी थे, अब बीच के देखो कितने सारे क्वेश्चन इजी थे कि हमने लगातार कर लिए। पर इस जगह पे आके क्या हुआ कि यार ये क्वेश्चन देखो बर्ड वाला थोड़ा मुश्किल आ गया, ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों के लिए आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गया, क्या इतना अच्छे से समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल आ गया। या ये एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन वैसे तो बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करे थे, मुझसे क्वेश्चन नहीं बने थे। तो होता क्या है, क्वेश्चंस जो होते हैं ना शफल्ड आते हैं। मतलब जब तुम ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो तो क्वेश्चन शफल्ड होते हैं। मतलब हो सकता है पहले से मैं हूं नमित हूं, मेरे सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में इजी वाले हो, एंड में मुश्किल वाले हो। तो क्या होगा, मेरा इजी क्वेश्चन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि मैंने इतने सारे कर लिए तो एंड वाले भी कर लूंगा। अब कभी कभी क्या होगा, हो सकता है मेरी कोई फ्रेंड साथ में बैठी हो या कोई और बैठा हो, उसका क्या हो, उसके स्टार्टिंग क्वेश्चन टफ हो, एंड के क्वेश्चन इजी हो, तो स्टार्टिंग के टफ क्वेश्चन में टाइम वेस्ट कर दे, मतलब 20-30 मिनट लगा दे और सिर्फ 10 क्वेश्चन कर पाए। तो आगे जब इजी वाले क्वेश्चन पहुंचेगा तो उसका माइंड ऐसे होगा, एग्जॉस्ट हो चुका होगा और अपना दिमाग लगा नहीं पा रहा होगा। भैया जो क्वेश्चंस होते हैं वो शफल्ड होते हैं। अब जैसे यहाँ पे भैया बीच के अंदर टफ क्वेश्चंस है, वैसे हो सकता है किसी बच्चे के स्टार्टिंग में इजी हो, बीच में टफ हो, एंड में इजी हो। तो इस तरह से यार क्वेश्चन से घबराना नहीं है। अगर आपको नहीं आता तो देखो मैंने आपको बोला यार 1 2 3 क्वेश्चन लगातार स्किप करो, 3 क्वेश्चन लगातार स्किप करें, ये 1 ये 2 ये 3। तो इस तरह के यार आपको भी अप्रोच आनी चाहिए। आप खुद से क्वेश्चन छोड़ने की प्रैक्टिस करो, खुद आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे सक्सेसफुल हो पाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अगर आप पकड़ के बैठे रहोगे, सब होता है ना कि पिछली पुरानी बातों को पकड़ के बैठे रहो, तो यार पुरानी बातों को पकड़ के बैठने से पुरानी चीजें भी ठीक नहीं होती है, मतलब आपका मूड ठीक नहीं रहता। तो वैसे पुरानी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ोगे तो ही आप कुछ कर पाओगे। ऐसी गंदे क्वेश्चन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे तो ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। उसके बाद यार ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आपको याद है तो ये आंसर होता है इसका। बाकी इसका मेथड इस तरह से निकलता है। ये तो एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है। तो यार एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि आपको वैसे छोड़ देना है, पर अगर आप ये एक्सपेंशन सीरीज साथ में याद कर लोगे तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्सपेंशन सीरीज होती है, इनको अच्छे से नोट कर लो, स्टार मार्क कर लो, अभी वीडियो को पॉज करो और इनको अच्छे से नोट कर लो एक जगह पे। एक्सपेंशन सीरीज अगर आपको पता है तो आप सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मुला लगा के 2n/cn ये वाला आंसर निकाल सकते हो। इसको मैंने एनालिसिस के टाइम पे किया था, इसलिए मैंने यार सारी सीरीज लिख ली थी कि ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, यूज में आती है। यार अब देखो होता क्या है कि यार कॉन्सेप्ट बेसिक होते हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट में कभी कभी सीरीज एक्सपेंशन आ गई। तो अब जिस बच्चे को मैं बोलता हूँ बेस पे काम करो, अब जिसने बेस पे काम कर रखा है पता करिए सीरीज एक्सपेंशन से हो रहा है, तो यार सीरीज एक्सपेंशन का क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में ना हो। बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी से स्टिक हो जाएंगे तो हो जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कि सीरीज वहां पे है, पर सीरीज को यूज कैसे करना है उसकी एप्लीकेशन तुम्हारे को अलग अलग बुक्स में मिलेंगी, प्रीवियस क्वेश्चन में मिलेंगी। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिया, या आप लोगों ने मेरे साथ ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लिया कि यार ये सीरीज एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, कि सम टू इन्फिनिटी का ऐसा फॉर्मूला लग रहा है, तो 1+x⁴ से ये वाली सीरीज हमारी बन रही है। जब हम 1+x⁴ कर रहे हैं तो इस तरह से -2 रख के, तो यार ये वाली सीरीज हमारे को मिल रही होगी, राइट। तो जिसने एक बार इस फॉर्मूले को कर लिया, अब अगली बार उसका सीरीज एक्सपेंशन का क्वेश्चन आएगा तो यार वो उनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेगा। अभी तुम ये देखो 1 - 2x + 3x² - 4x³ भैया ये वाली सीरीज है, तो ये वाली सीरीज डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बंदा वो यूज करने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसे हो सकता है अगली बार ये वाला क्वेश्चन आ जाए अगले पेपर के अंदर कि भैया ये वाली सीरीज यूज हो रही हो। जिसने एक बार एक सीरीज के पैटर्न को कर लिया, इसमें कहता हूं जितना प्रीवियस ईयर करोगे ना उतने तुम्हारे दिमाग खुलेगा और तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनेंगे।
तो इसी के साथ यार ये क्वेश्चन क्या कहते हैं सीरीज एक्सपेंशन वाला तुम लोग कर पा रहे होगे, राइट। ये था ये क्वेश्चन 20 कौन सा था, चलो चेक कर लेंगे जो सा भी क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन था शायद से, ये वाला आंसर इसका ये आ रहा है। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपको बन रहा होगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यार 30th क्वेश्चन पे, ये मैंने आपको बोला कि भैया बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अल्फा बीटा के वो रख लो, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, मजदूरी वाला क्वेश्चन है, तो राउंड 2 का क्वेश्चन इसको बना लो कि मजदूरी करनी पड़ेगी, इसमें फॉर्मुला लगा के सॉल्व करोगे तो इसका आंसर तुम्हारे को मिल जाएगा, राइट। अब हम आते हैं 31 क्वेश्चन पे। ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो चुकी है, एक्सपेक्टेड था मेरे से। तो अब हम लोग आते हैं वैल्यू ऑफ द कॉट। अब इसको निकालना है तो भैया इनवर्स का क्वेश्चन है। अब देखो cosec 5/3 दे रखा है, तो भैया हम लोग सबसे पहले ये बना लेंगे। अगर ये भैया cosec 5/3 दे रखा है तो cosec हमारे को पता है क्या होता है कि भैया हमारे को ऊपर आता है हमारा क्या कहते हैं बेस, और इधर आता है साइन। तो भैया ये वाली जो साइड हो जाएगी 4। तो भैया इसको हम पूरे tan की फॉर्म में ले आएंगे, tan की फॉर्म में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया 3/4। तो इस तरह से इसको देख लेंगे भैया, tan की फॉर्म में लिया तो 3/4 हो जाएगा। ट्रायंगल बना के हमने जैसे निकाला था वहां पे वैसे आप निकाल लोगे। फिर भैया tan का आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की क्या फॉर्मुला होता है। फॉर्मुला में पुट करोगे, बाहर कॉट है तो tan का रिवर्स होता है कॉट, तो इसको कॉट बना के ये कट जाएगा। अब देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऐसे सिंपल क्वेश्चन अगर पेपर में छूट जाए तो आपको भैया बहुत गुस्सा होगा, दुख आएगा कि ये क्वेश्चन मेरे कैसे छूट गया। अब ये अगला क्वेश्चन देखें यार, sin थीटा = 3 ये, अब ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि भैया sin थीटा = ये दे रखा है। अगर आपने आरडी प्रैक्टिस करी है या आपने कोई भी बुक प्रैक्टिस करी तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें लगता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। अब ये सारे टूल्स होते हैं जैसे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो। एक मैंने लिखा हुआ है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड कब काम आता है, जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हो जिसमें अंदर आपको ऐसे ऐसे कुछ रेंज में सॉल्व करना होता है कि ये माइनस है, ये प्लस है, सॉरी प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस ऐसे तो चलता है। ये वेवी कर्व मेथड होता है। तो भाई ये वेवी कर्व एक टूल है जिससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वैसे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो एक टूल है, तो यहाँ पे आप कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करोगे, फिर उसके बाद साइन की प्रॉपर्टीज लगाओगे। साइन की प्रॉपर्टी जैसी है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी है वहीं पे लिख के वहीं पे रिवाइज करनी है। एनालिसिस का सबसे मेन टॉपिक इसको बनाना है, और उसके बाद भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का जो वैल्यू आ रही होगी उसको लगा के यहाँ पे पुट करके आंसर जो आ रहा होगा उसको चेक कर लेंगे। इसी तरह से यार ये वाला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल ए = 90 डिग्री एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ BC² - BD²। तो यार इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि हमारे को गिवन था कि यार हमारे पास AC क्या दे रखा था, एंगल A 90 डिग्री दे रखा था, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC था। ठीक है भैया, एंगल जो A है वो 90 डिग्री है, एंगल हमारा 90 डिग्री का है, और जो D है वो मिड पॉइंट ऑफ AC है। अगर मैं मान लूं कि भाई स्टैंडर्ड मैं इसको ले लूं कि स्टैंडर्ड बिल्कुल स्टैंडर्ड क्या कहते हैं स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, तो भैया ये साइड हो जाएगी 5, ये साइड हो जाएगी 4, ये साइड हो जाएगी 3। मतलब अगर हम लोग बोले तो भैया ये ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5। इसी तरह से 6 8 10 भी ले सकते हो आप। इस क्वेश्चन को आप 6 8 10 से ट्राई करना तो भी सेम आंसर आएगा। 6 8 10 से ट्राई करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो भैया इसका अगर मिड पॉइंट ये है 4 का, तो भाई 2 2 में डिवाइड हो रहा होगा। अगर हम लोग देखेंगे भैया 2 और ये 3, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 + 4 = 13। तो भैया हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √13। तो √13 हाइपोटेन्यूज है, तो √13 विल बी दिस आंसर। तो यहाँ पे वहां उससे पूछा गया था कि भैया BC² - BD² क्या होगा। तो BC क्या था मेरा, BC था मेरा 25, BC² - BD², और BD था मेरा √13। तो √13 का स्क्वायर हो जाएगा क्या कहते हैं 13, तो ये हो जाएगा 12 के इक्वल। तो अब देख लेते हैं 12 आंसर किसमें दे रखा है, 12 आंसर। तो अच्छा 12 सीधा नहीं रखा, ये भी देखो कितने चालू है, इन्होंने क्या कर रखा है 3AD² दे रखा है। अब AD की लेंथ क्या थी, AD की लेंथ 2 थी, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 × 3 कर देंगे तो 12। ये देखो भैया कितना इजी क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, बस इसमें ये था कि आपको दिमाग खुला रख के क्वेश्चन करना था। तो आपने देखो कितना बेस से कर लिया। अगर आप चाहो 6 8 10 से ट्राई करना तो भी सेम आंसर आएगा। ऐसी 5 12 13 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, उससे भी ट्राई करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है थ्रू एनी पॉइंट xy ऑफ अ कर्व व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन लाइज अ ट्रायंगल पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन दैट ये रेक्टेंगल फॉर्म। अब भैया इसको देख के लग रहा है भाई कुछ कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, कुछ लोकस वाला लग रहा है, कुछ इस तरह का लग रहा है। तो भैया छोड़ दो ना, ड्रॉप कर दो क्वेश्चन को, राउंड 3 में डाल दो। अगर आप कोऑर्डिनेट से फेमिलियर नहीं हो, क्योंकि मैं अभी अप्रोच रखता हूँ क्योंकि मेरे को बच्चों ने बोला कोऑर्डिनेट नहीं आती, तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेट नहीं आती तभी तुम कितना कुछ कर सकते हो पेपर में। एक बार पेपर के अप्रोच उस तरह से बनाओ। तो अगर ये अभी नहीं क्लियर है तो भैया राउंड 3 में डालो या ड्रॉप करो। ऐसे मैंने उस समय अपने पेपर के टाइम पे ड्रॉप कर दिया था, आप लोग राउंड 3 में डाल सकते हो। फिर आता है भैया ये क्वेश्चन है, लाइन लाइज ऑन 4,2 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस P and Q, द लोकस ऑफ द सही सर्कमसेंटर। फिर भैया लोकस का क्वेश्चन आ गया, अगर आता है फर्स्ट राउंड में बना सकते हो तो भैया जरूर इसके लिए अप्लाई करो, नहीं बना सकते तो भैया छोड़ के आगे बढ़ते जाओ। तो अभी के लिए भैया मैंने छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को, उस समय बाद में मैंने सॉल्व किया था तो राउंड 2 का बना लिया था।
उसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन है यार, इस वाले क्वेश्चन में ट्रिक होती है कि तुम्हारे को जब ये इन्फिनिटी तक जा रहा होता है तो तुमने किसी भी एक पार्ट को यूनिट को x मानना होता है। तो x मानते हो तुम जैसे इस चीज को, भैया पूरा जो होता है वो x की जगह से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो अगर मैं इस पूरे पार्ट को इन्फिनिटी तक जाते हुए पार्ट को x मान लूँ तो भैया एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√2x। एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो x के अंदर दो वैल्यूज आ रही होंगी, तो भैया x जो है वो -√2 नहीं हो सकता क्योंकि भैया ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा -√2, तो x हो जाएगा 1/√2। तो x 1/√2 को हम लोग यूज कर लेंगे इसके अंदर और पुट कर देंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो भैया सॉल्व करके हमारे पास 13/2 इसका ऑप्शन बन जाएगा। अब कहने को सिंपल क्वेश्चन था, अब इसको भैया ट्रिक पता हो, ये ट्रिक भी क्या बोलूँ, ये तो अप्रोच ही है इस क्वेश्चन की कि भैया इनफाइनाइट सीरीज हो तो उसको x मानना होता है, y मानना होता है और उससे सॉल्व करना होता है। इसी के साथ यार अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि यार ये जो फंक्शन है ये ऑड है या इवन है। भैया ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट है, बीएचयू का तो फेवरेट क्वेश्चन है, मेरे को लगता है बीएचयू में तो 3-4 बार देखा मैंने और 2020 के पेपर में भी क्वेश्चन था बीएचयू के। तो भैया ये जो होता है ये एक ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन क्यों होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि ऑड फंक्शन का पहले तो मतलब क्या होता है कि भैया अगर मेरे पास एक एफ एक्स गिवन है, अगर मैं उसके अंदर एफ ऑफ -x डाल दूं, एफ की जगह में अगर -x रख दूं तो भाई मेरे को जो फंक्शन मिले उसके बाहर कॉमन में माइनस आ जाए तो भैया ये होता है हमारा ऑड फंक्शन। और अगर कॉमन में माइनस ना आए तो होता है हमारा इवन फंक्शन। तो अगर इस फंक्शन में मैं x की जगह माइनस पुट करूँ तो ये हो जाएगा -x और क्या कहते हैं इसका नाम, ये हो जाएगा -x और ये x² प्लस -x²+1। तो अगर हम पहले इसमें माइनस पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि यार ये हमारे को वैसा नहीं मिल रहा, पर इसको अगर ये हमारे को ऑड नहीं मिल रहा तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि हमारे को इस वाले क्वेश्चन को रैशनलाइज करना पड़ता है, इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के बाद क्या होगा कि भैया ये जो वाली टर्म है रैशनलाइज होगी तो ये x² से x² वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी, मतलब x प्लस x² माइनस x² से तो ये बचेगा 1/1 प्लस √x² प्लस x। तो भैया हमारे को लॉग की प्रॉपर्टी पता है, लॉग की 5 प्रॉपर्टीज हैं भैया, लॉग की 5 प्रॉपर्टीज हमारे को पूरी तरह से आनी चाहिए। लॉग की 5 की प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी तो आपको बहुत हेल्प कर रही होंगी। तो log 1/m को लिख सकते हैं माइनस log m। तो भैया तुम ये देखो मैंने कहा था कि अगर सेम फंक्शन अंदर हो और बाहर माइनस का साइन आ जाए तो भैया वो ऑड फंक्शन होता है। तो ये सेम फंक्शन अंदर है ऊपर वाला और माइनस का साइन बाहर है तो इट विल बी ऑड फंक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑड फंक्शन। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी तरह से यार। अगला क्वेश्चन कहता है 2% A and B agree to meet on 20th April। भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की लॉजिक को बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं सोच रहा हूँ इसको आपको एक अलग से ही एक वीडियो बना के इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ कि यार इसका क्या लॉजिक है। बाकी आप लोग ट्राई करना, मेरे को आंसर निकालने की कोशिश करके बताना कि इसका आंसर आप लोग कैसे निकाल सकते हो। वैसे इसका आंसर ये है क्योंकि ये लॉजिक पे जो यूज हो रहा है वो है इंडिपेंडेंट, कि दोनों का विजिटिंग टाइम इंडिपेंडेंट है, तो आप एक के टाइम से दूसरे का टाइम एनालाइज कर सकते हो। तो भैया इसको वैसे चलो एक बार आप लोग ट्राई करना, वैसे तो ये लॉजिक आपको दिख ही गया, आप आंसर तो दिख ही गया, पर फिर भी एक बार आप लोग ट्राई करना और मेरे को बताना कि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, राइट। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यार ये क्वेश्चन था जेईई का और ये क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा है। इसका आंसर अगर आप लोग याद कर लोगे तो भाई बहुत अच्छी चीज है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे को भैया ये सीरीज एक्सपेंशन देखनी पड़ती है कि किससे क्या डिविजिबल है और उसके बाद हम लोगों को पेयरिंग करनी पड़ती है और ये इसका आंसर बनता है। इस आंसर को तो यार आप लोग याद ही कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड टिक करोगे तो ही बेनिफिट दे रहा होगा ये आंसर आपको। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर भी ना मैं मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पूरी की पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये जैसे पिछला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, तो आप अगर कमेंट में लिखो कि आपको इनके लिए पूरी वीडियो चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप मुझे कुछ क्वेश्चन के पीछे की थ्योरी समझोगे ना तो आपको यार इस तरह के आगे आने वाले क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेंगे। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था टाइम का, कि यार कैसे इंडिपेंडेंट की वजह से ये सॉल्व हुआ, ये कैसे इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लग रही है और कैसे मैंने इनको बाइफरकेट करा और ये आंसर तक मैं कैसे पहुंचा। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बहुत अच्छे से अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद यह कि A and B play a game where each is asked to select a number from 1 to 25. If the two numbers match, both of them win a prize. The probability that A will not win a single prize. अब यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया आपकी, भाई एक को जीतना एक को नहीं जीतना, तो भैया A will not win a single prize, तो भैया हो सकता है वो जीते और दूसरा वाला ना जीते, तो भैया 24/25 इसका आंसर है। इस तरह से यार अब आप आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मेंटल राउंड के क्वेश्चन से ये वाला मेंटल राउंड का क्वेश्चन हो गया था कि यार प्रोबेबिलिटी दैट will not win a single prize in a single trial, कि भैया वो नहीं जीता तो भैया जीतने की प्रोबेबिलिटी थी 1/25, हार गया तो प्रोबेबिलिटी होगी 24/25। तो जो इंटेलिजेंट बंदे होंगे वो सीधा टिक करेंगे, जो थोड़ा मतलब मजदूरी करने वाले होंगे वो मजदूरी करके टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसी के साथ यार इस पेपर को मैं यहाँ तक रखता हूँ। आई होप ये जो हमने 40 क्वेश्चन करे हैं इसमें से हमने हार्डली कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, एक दो क्वेश्चन ये छोड़े हैं, 1 2 3 क्वेश्चन ये छोड़े हैं और एक पीछे वेक्टर का छोड़ा था, तो 6 क्वेश्चन, 40 में से 6 क्वेश्चन छोड़े हैं, मतलब 34 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिए। और मैं आपको क्या कहता हूँ 30 से लेकर मतलब 35 से लेकर 40 तक की रेंज बनाओ। तो अगर हम 40 में से 34 क्वेश्चन ऐसे मैंने आपको दिखाया जो सिंपल हैं, जो फॉर्मुला बेस्ड हैं, तो अगर आप यही अप्रोच रखो, अगर आगे 40 क्वेश्चन में करूंगा तो उसमें भी हो सकता है 2-3 क्वेश्चन छूटे और हम लोग आगे के 5 क्वेश्चन और कर लें, तो हो जाएगा 40 क्वेश्चन हम लोग करके निकले। तो यार ये 40 क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि यार ये 40 क्वेश्चन आप कर पा रहे होगे, वैसे तो आगे भी सॉल्व है, पर मैं चाहता हूँ कि अब आगे के आगे 10 क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करें और मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे बताएं कि हाँ आपने सॉल्व करा और आपको इन चीजों का बेनिफिट हुआ है। और साथ ही साथ यार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बताओ हम किन चीजों पे इंप्रूव कर सकते हैं और आपके लिए क्या अच्छा ला सकते हैं,
ये था भाई मेरे पेपर का एनालिसिस जो मैंने एक्चुअली किया था। डेट डाल के देखो, मैंने आपको अपना ही पूरा एनालिसिस दिखाया जो मैंने उस टाइम पे किया था। ये अभी मैंने कुछ नहीं करा है, उस टाइम का एनालिसिस आपको मैंने दिखाया। राइट, तो ये देखो यार, ये तो वेरी इजी और 30 क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको वो 40 क्वेश्चन आज दिखा दिए कि 10 हार्ड क्वेश्चन, 10 अनफेवरेबल क्वेश्चन, लोकस वाले इधर उधर के जिनके आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कोई सीरीज एक्सपेंशन की कुछ नहीं आता, उनको छोड़ के भी आप वो 35 से 40 क्वेश्चन कर सकते हो। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में हमारे को फीडबैक जरूर देके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। साथ ही साथ यार जो 2022 के एस्पिरेंट्स है, 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, बहुत जल्दी हम उनके लिए अच्छी चीज ला रहे हैं। तो भैया चैनल को आप लोग लाइक कर लो, स्टे ट्यून्ड रहो, आपके लिए 2022 और 2023 बैच के लिए बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं। तो चलिए यार आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे सेफ एंड प्रिपेयर वेल। Closed doors, I'm a fool for your love.